नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम योग और जीवन में। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है बच्चों के चहुमुखी विकास में योग की भूमिका। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री विकास शर्मा जी, जो कि एक योग प्रशिक्षक हैं। विकास शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में जी। बहुत और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हमारे योग प्रदर्शक मास्टर आरव प्रिमटा जी। आपका भी आरव बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे विकास जी कि योग क्या इतिहास है योग का, बल्कि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वास्तव में योग क्या है। योग की यदि हम बात करें तो योग वास्तव में जो संस्कृत भाषा की युज धातु है जी, उससे बना है जी। तो युज धातु का जो हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो जोड़ने अर्थ में करते हैं जी। तो यदि हम योग के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है जोड़ना जी। तो कहने का भाव है कि जो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े। हम तो योग को एक केवल स्वस्थ रहने का एक जरिया मानते हैं, सिर्फ पर ये कि हमने थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, थोड़े आसन कर लिए, हम उसी को योग हम लोग मानते हैं। वास्तव में जो योग है वास्तव में आत्मा का परमात्मा के साथ में। बहुत खूब, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना, इसी को योग कहा गया है। जी। उसके बाद साथ में जो योग के इतिहास की बात करें, अलग अलग समय पर अलग अलग योग की परिभाषाएं हमें मिलती है देखने के लिए। और पर जो यदि पूर्ण रूप से जो आदि प्रवक्ता योग के कौन हैं, इस बारे में बात की जाए तो आदि प्रवक्ता आदि योगी भगवान शंकर को इसका माना जाता है। जी। उन्होंने ही सबसे पहले जो योग के जितने भी आसन हैं वो शुरू किए थे और आदि योगी इसी वजह से उन्हें कहा जाता है। जी। और फिर अलग अलग समय पर जो योग की परिभाषाएं हैं, फिर पतंजलि जी आए। जी। महर्षि पतंजलि जी ने कहा योगाश्च चित्त वृत्ति निरोधः, कि मन में जो उठने वाले विकार होते हैं उनको रोकना ही योग है। जी। उसके बाद समय जैसे जैसे बदलता गया, समय बदलते ही अलग अलग परिभाषाएं इसकी आई। उससे पहले श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया योगः कर्मसु कौशलम, जी, कि कर्मों में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। जी। कि जो हम काम कर रहे हैं तो यदि हम उसमें परफेक्ट हैं, उसको हम अच्छे से कर रहे हैं तो वास्तव में योग वही है। समत्व योगम उच्यते, ये भी श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा गया है कि जब हम समत्व हो जाते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो मन है, हमारा जो हृदय है, ये सभी एक समान रूप से कार्य करना शुरू कर देते हैं। क्या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आपने बताया कि एक समान रूप से कार्य करने लगते हैं, क्या हम इसको इस बात ऐसे भी ले सकते हैं कि ये सब हमारे वश में हो जाएं? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। यदि हम वास्तविक तौर पर कहे तो यही इसका वास्तविक जो मेरे कहने का भाव था कि हम हर चीज को अपने वश में कर लें, विशेषकर अपनी इंद्रियों को। जी। यदि हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो गई तो वही जो महर्षि पतंजलि ने कहा था कि योगाश्चित्त वृत्ति निरोधः, कि मन में जो उठने वाले विकार होते हैं उनको यदि हम रोक लेते हैं, वो हमारे रुक जाते हैं, तो उसको ही वास्तव में योग कहा गया है। वैसे भी हमने सुना है कि जो इंद्रियां होती हैं वो हमें भटकाती हैं। वो तो कहा गया है कि जो हमारा मन है सबसे अधिक चंचल है। हमारे जो नयन है, नेत्र हैं, और छोटी सी बात हमारी जीभ है, यदि हमें कोई अच्छा सा खाने के लिए कुछ दिख जाए तो ये एकदम से ही उस ओर आकर्षित हो जाती है। पर यदि हम वास्तव में एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, एक सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी इन्हीं इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सबसे आवश्यक है। जी। वर्तमान में योग की क्या भूमिका है हमारे जीवन में? इसके साथ ही हम जो आसन है वो भी शुरू करेंगे। जी। जी। तो हमारे जीवन में जो योग की भूमिका है, आज के समय में हम देखते हैं कि जो हमारा समाज है अधिक परिवर्तनशील है। जी। हर एक जो पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़ के नई चीज़ों को अपना रहा है, जो एक अच्छी बात भी है, पर पुरानी चीज़ों को ही छोड़ते जा रहे हैं। नई अपनाओ पर पुरानी मत छोड़ो। जी। और इसके साथ ही जो हमारा एक स्वस्थ जीवन जो है, हम आज के समय में तनाव से ग्रसित हैं। जी। हम जो एक तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा है उससे ग्रसित हैं। जी। हम जो है कई तरह की इस तरह की विकृतियां समाज में हैं जिनसे हम ग्रसित हैं। जी। तो यदि हम उन सभी से वास्तव में मुक्ति चाहते हैं
यदि हम अपने तनाव से मुक्ति चाहते हैं, यदि हम अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, यदि हम अपने मन को संयमित रखना चाहते हैं, और यदि हम अपने जो आध्यात्मिक तौर पर वास्तव में तरक्की और विकास चाहते हैं, तो उसके लिए योग अत्यधिक आवश्यक है जी। और खासकर बात करें युवाओं की जी, तो सभी को पता है कि जो ये युवा पीढ़ी है आज के समय में अत्यधिक तनावग्रसित है जी। इस तरह का तनाव है कि आए दिनों हम अखबारों में पढ़ते हैं कि छात्र ने परीक्षा में असफल होने पर आत्महत्या की या आत्महत्या का प्रयास किया, इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो वो सारा क्या है, क्योंकि वो जो उस समय का जो स्थिति है, तो उस स्थिति को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जी। जब वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसी वजह से वो इस तरह के कदमों को उठाते हैं जी। तो वैसे ही हर एक उम्र के लोगों के लिए जो तनावग्रसित है, जो शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, जो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, जो आध्यात्मिक तौर पर विकसित नहीं है जी, ऐसे जितने भी लोग हैं उनके लिए योग करना अत्यधिक आवश्यक है, ताकि वो आध्यात्मिक तौर पर मजबूत बने, शारीरिक स्वास्थ्य उनका अच्छा हो, मानसिक तौर पर वो इतने मजबूत हो जाएं कि गलत चीज को कभी सोचे ही ना जी। तो इसके लिए यदि हम युवा पीढ़ी या छात्रों की बात करें जी, किशोरावस्था, तो आप सभी को पता ही होगा कि जो किशोरावस्था है उसको तूफान और दबाव का काल कहा जाता है जी जी जी। तो उसमें क्या है कि बच्चा इस समय अत्यधिक एग्रेसिव हो जाता है जी, छोटी छोटी चीज़ों को दिल पर लेना जी, और छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ों की तरह रिएक्ट करना जी, और खुद को ही सब कुछ मानना जी, ये उसकी समस्याएं रहती हैं जी। तो उसको कैसे हम नियंत्रित कर सकें, इसके लिए हमारे पास जो योग है, योग में सबसे पहले होता है कि यदि हम निरंतर यौगिक दिनचर्या को अपनाते हैं तो हमारी जो दिनचर्या है योग के अनुसार चलेगी, तो हम अनुशासित हो जाएंगे जी, और जो कि जीवन में बहुत ज़रूरी है अनुशासन जी, क्योंकि अनुशासन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा जी। दूसरा, यदि हम योग करते हैं तो शरीर में शक्ति और ऊर्जा का जो संचार होता है, संचार है वो अत्यधिक रहता है जी। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने जो हमारे प्रदर्शक हैं उनसे चाहेंगे कि सबसे पहले हम जो हमारे शरीर की मजबूती के लिए जो किए जाने वाले आसन हैं उनको करें जी। तो सबसे पहले जो हम आसन करेंगे वो है ताड़ आसन, खड़े होकर करने वाला आसन है। तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसको करने का जो तरीका है, और दोनों पैरों को मिला लें, हाथों को अपने साथ सटा लें, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं बिल्कुल स्लोली। जब कंधे के समानांतर आपके हाथ आ जाएं तो हथेली का रुख आसमान की ओर कर दीजिए। धीरे धीरे हाथों को बिल्कुल शीर्ष के ऊपर, सिर के ऊपर नमस्कार की मुद्रा में जोड़ दें। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए खुद को ऊपर उठाएं और यहाँ पर रोकें। ताड़ एक वृक्ष है जी। तो ये जो आसन है ताड़ आसन, ये धीरे धीरे आप वापस आ जाएं। तो जैसे हम जिस आसन की स्थिति में गए हैं वैसे ही वहां से हमें वापस आना है। तो इसमें श्वास की क्या क्रिया रहेगी? ऊपर की ओर अपने हाथों को ले जा रहे हैं, जब हम ऊपर की ओर खींचते हैं तो सांस को भरें, जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो सांस को बाहर छोड़ दें। तो यही इसमें श्वास का जो रहता है, क्रम रहता है, यही रहता है जी। तो इसको करने के जो फायदे हैं, एक तो हमारे जैसे मान लीजिए जो नन्हे बच्चे होते हैं उनकी जो हाइट है, कद है, वो नहीं बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ाने में लाभदायक है। दूसरा, हमारे पीठ से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, पेट से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, उनको ये सही बनाता है और हमारे शरीर की जो स्थिति है उसको मजबूत बनाता है जी। और दूसरा जो हमारा इसी क्रम में आसन है वो है वृक्षासन। वृक्षासन क्योंकि हम आज के समय में देखते हैं कि एकाग्र हम नहीं हैं जी। थोड़ी देर के लिए, छोटे बच्चों की बात क्या, हम अपनी भी बात यदि ले लें तो ज़रा से समय के लिए हम एक जगह एकाग्र तो हो सकते हैं, पर अधिक समय के लिए हम वहाँ पर एकाग्र नहीं हो सकते जी। तो ये जो वृक्षासन है ये इसी एकाग्रता को बढ़ाने का एक तरीका है जी। सबसे पहले इसको करने के लिए अपना राइट पैर उठाएं, लेफ्ट थाई पे रखें और फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे उठाते हुए नमस्कार की मुद्रा में सिर के ऊपर जोड़ दें। इसमें ध्यान एक बात का रखना है कि हम एक जगह एकाग्र हो
जी। यदि हमारा ध्यान जरा सा भी हिलता है या हम इधर उधर देखते भी हैं तो हम हिलने लगते हैं। जी। तो इसलिए इस आसन को करने का और धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसके साथ एक तरफ से हमने कर लिया, दूसरी ओर से भी इसी वृक्षासन को करें और सेम तरीके से। मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से आंधी तूफान में, बारिश में, धूप में एक वृक्ष सबल होके खड़ा रहता है, ये हमें उसी तरह की मजबूती प्रदान करता है ये आसन। जी, मतलब हमें एक सबल वृक्ष की तरह बनाता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे एक वृक्ष जिस भी परिस्थिति में, जिस भी कोई भी उसके सामने समस्या आ जाए, आंधी हो, तूफान हो, जैसा आपने कहा, तो वो वैसे ही खड़ा रहता है। जी। तो वैसे ही यदि हम जो वृक्षासन निरंतर करते हैं तो इससे एकाग्रता हमारी बढ़ती है और साथ में हमारा ध्यान जहां हम लगाना चाहते हैं वहां पे लगता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। तो ये हमारा वृक्षासन हो गया। इसके साथ ही जो हमारा अगला आसन है इसी क्रम में, जी। जो हमारी शक्ति को बढ़ाता है, जो हमारे जो साहस है उसको बढ़ाता है और साथ में हमें मजबूत बनाता है शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर। जी। तो वो जो अगला आसन है, खड़े होकर करने वाला ही आसन है, उसको वीरभद्रासन कहते हैं। वीरभद्रासन। वीरभद्रासन। वीरभद्र यदि हम बात करें तो शिवगण हैं जी, और अत्यधिक शक्तिशाली उनको माना गया है जी। तो जो आज के समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है, कई तरह के ऐसे शौक उन्होंने पाल लिए हैं जी। तो जिनके बारे में कहना भी नहीं चाहता कि जी। आप समझ ही सकते हैं कि जी, ये तो बिल्कुल पूरा समाज जानता है कि जो किशोर अवस्था में जो भी बच्चे होते हैं या उससे भी छोटे बच्चे होते हैं या फिर युवा कह लीजिए, काफ़ी सारी जो एक मतलब गलत जो तौर तरीके हैं और साथ ही एक तरह से गलत सोच भी कहीं ना कहीं उसको अपनाकर बैठे हुए हैं और उसके मुताबिक जब वो चलते हैं तो काफ़ी कुछ ऐसी हानि करते हैं जो उनके खुद के लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए भी हानिकारक है। जी, ये वास्तव में जो एक अनियमित जो दिनचर्या होती है जी, उसकी वजह से है। यदि हम योग दिनचर्या के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर दें तो ये समस्याएं कभी आएगी ही नहीं। जी। तो इसी क्रम में कि हम कैसे खुद को मजबूत बना सकते हैं, कैसे हम अपनी शरीर में शक्ति का संचार कर सकते हैं, जी, उसी के लिए वीरभद्रासन उपयुक्त आसन है। जी। तो वीरभद्रासन करने के लिए पहले दोनों पैरों को खोल दें। अब जो हमारा राइट पैर है उसको मोड़ें आगे की ओर, दोनों हाथों को फैला दें और थोड़ा सा स्वयं को झुकाते हुए नीचे की ओर झुक जाएं। ये वीरभद्रासन क्रमांक 1 होता है। जी। तो अब धीरे धीरे वापस आएं और दूसरी ओर भी इसी आसन को करें। इन आसनों के बारे में आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या कोई सावधानियां भी है जो ये आसन करते समय हमें बरतनी चाहिए? जी, एक तो जो भी हम जब आसन करते हैं, एक तो हमारा पेट खाली होना चाहिए जी, पूरी तरह से, और दूसरा जहाँ पर हम आसन कर रहे हैं वो जो जगह है वो साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। जी। वहाँ पर जो ऑक्सीजन जो शुद्ध वायु है उसका वहाँ पर संचार हो। जी। धीरे धीरे वापस आ जाएं और साथ में ही जो इसका जो तीसरा इसमें हम ध्यान रखते हैं वो ये होता है कि जो हमारे वस्त्र हैं वो सही हो। जी। ना अधिक टाइट हो ना जी। अधिक ढीले हो। जी। और जब हम आसन कर रहे होते हैं तो हम मानसिक तौर पर एकाग्र हो कि हमें ये चीज़ करनी है। जी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और साथ में कुछ एक आसन होते हैं जिनको करते हुए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें नुकसान ना पहुँचे। जी। जैसे उदाहरण के लिए जब हम झुकने वाले आसन जो करते हैं, जैसे हम नीचे की ओर झुक जाते हैं तो उसमें जो सर्वाइकल से पीड़ित व्यक्ति है वो उंगली ना करें। जी। यदि हम पीछे की ओर जाते हैं, ज़्यादा चले जाते हैं तो जो बैक पेन से जो पीड़ित व्यक्ति है वो उन्हें ना करें। और यदि किसी भी आसन में कभी भी हमें जाना है तो एकदम ये ना करें कि मैंने एकदम से एडवांस स्थिति में चले जाना। जी। धीरे धीरे उस आसन की ओर बढ़ें और वैसे ही उसमें हम पूर्ण सिद्धि आखिरकार प्राप्त कर लेते हैं। जी। तो अब आपको जो वीरभद्रासन 2 है वो दिखाते हैं। तो वो दोनों पैरों को धीरे धीरे खोल दें
राइट की ओर मुड़ जाएं, हाथों को फैला दें साइड के लिए, साइड को, और आगे की ओर झुकते हुए नमस्कार की मुद्रा में खुद को पीछे ले जाएं। ये इसे भी वीरभद्रासन ये वीरभद्रासन है और ये पूर्ण स्थिति वीरभद्रासन की है जी। और जो वीरभद्रासन है ये हमारी आप देख सकते हैं शरीर को शक्ति प्रदान करता है जी। धीरे धीरे वापस आ जाएं, हाथों को फैलाते हुए, और दूसरी ओर को ऐसे ही चले जाएं और दूसरी ओर को करें। इसमें मतलब जैसे ये जब ये क्रिया हो रही है तो सांस इस समय अंदर की तरफ होनी चाहिए जी। सांस भरते हुए और जब हम धीरे धीरे वापस आ जाएं तो जी। देखिए इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो भी मतलब शरीर के हर अंग का मतलब हर अंग खींच रहा है उसके हर तरीके से, चाहे मसल्स हैं, चाहे आपकी वेन्स हैं, चाहे हड्डियां हैं, वो एक पर्टिकुलर दिशा में खींच रही है। तो इसके फायदे क्या क्या होते हैं? इसका एक तो हमारे शरीर को ये शक्तिशाली बनाता है जी। ये शरीर के हर एक भाग को एक्सरसाइज प्रॉपर्ली दे देता है जी। और दूसरा आध्यात्मिक और मानसिक तौर पर हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारी आत्मा भी स्वस्थ है जी। और तीसरा जो हमारे पीठ से संबंधित जितने भी विकार हैं, पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं, क्योंकि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारी आंतें स्वतः ही शुद्ध होना और साफ होना और स्वस्थ होना शुरू हो जाती है। मतलब कि जो भी हमारी मसल्स हैं, आंतें हैं, अंदर जो कुछ भी है उनमें खिंचाव होना आवश्यक है जी, पर एक सीमित स्थिति तक जी, अत्यधिक नहीं जी। मतलब कि योग के जो भी आसन है वो हमें इस तरीके से करने चाहिए कि हमें खुद को कोई कष्ट ना हो, जो भी हम आराम से कर सकें वो स्थिति। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि हम आसन की जो परिभाषा है उसकी बात करें तो वो कहा गया है कि स्थिरम सुखम आसन जी, कि स्वयं को स्थिर करके सुखपूर्वक जिस स्थिति में हम रह सकते हैं उसी को आसन कहा जाता है जी। तो अब अगला आसन आप हमें क्या बताने जा रहे हैं? तो आपने जैसे मुझसे कहा था कि आज के परिवेश में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो योग की भूमिका है तो वो क्या है, तो जैसे मानसिक तनाव हमें रहता है, अत्यधिक रहता है, तो उस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जो सबसे उपयुक्त जो चीज़ है वो है प्राणायाम जी। प्राणायाम अर्थात प्राणों को अपने वश में करना जी। उससे और भी अत्यधिक जो चीज़ें होती है वो भी होती है, पर प्राणायाम में जाने से पहले हम जो बैठ के करने वाले आसन हैं उनकी ओर चलते हैं जी। तो जो योग प्रदर्शक हैं उनसे निवेदन है कि वो बैठ जाएं अपनी स्थिति में, और अब जो है पीठ के बल आपने लेट जाना है और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं, यहीं पर स्वयं को रोक लें। इसे अर्धहलासन कहते हैं। अर्धहलासन और इसके साथ ही जब हम पूर्ण रूप से बिल्कुल अपने पैरों को बिल्कुल सीधा, घुटने को ना मोड़ते हुए सिर के बिल्कुल पीछे ले जाएं तो उसको पूर्ण हलासन कहते हैं। पूर्ण हलासन की स्थिति में जाने का प्रयास करें, स्वयं को रोकें। जो हलासन है ये भी हमारी जो स्थिति है शरीर की उसे स्वस्थ बनाता है जी। कहने का भाव ये है कि आज के समय में जो पीठ से संबंधित विकारों से हम ग्रसित हैं, जो निरंतर हलासन करता है तो उसको पीठ से संबंधित या हमारी रीढ़ से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। और साथ में जैसे मान लीजिए पेट में चर्बी बढ़ जाती है तो उसको कम करने में सबसे लाभदायक है यदि हम इसको निरंतर करते रहें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। विकास जी, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो भी आप ये आसन बता रहे हैं ये किसी ना किसी वस्तु से जुड़ा हुआ है, जैसे आपने बताया ताड़ासन, वृक्षासन, अब ये हलासन। तो हलासन का अर्थ क्या हुआ कि जो हम खेतों में हल चलाते हैं उस स्थिति में जाना। यदि हम योग की पृष्ठभूमि की बात करें, इतिहास की बात करें, तो जो हमारे विद्वान हैं, जो पुस्तकों में हमने पढ़ा है, आरंभ में 84 लाख जैसी योनियां हमारे सनातन सभ्यता में बताई गई हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमें इंसानी शरीर प्राप्त होता है। तो शुरू में जब आदि जो प्रवक्ता, आदि जो व्याख्याकार योग के रहे हैं
नटराज, भगवान शंकर, तो उन्होंने सबसे पहले 84 लाख आसन ही बताए थे, ये कहा जाता है जी। जो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार है जी। तो उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती गई। तो जो जैसे जैसे जो भी योनियां शरीर में हैं, जो भी जीव मात्र दुनिया में है, संसार में है या जगत में है, तो उन सभी की स्थिति को यदि हम करते हैं तो उनको आसन कहा जाता है जी। तो उसी वजह से जिस भी वस्तु के साथ हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि वृक्षासन, ताड़ासन, हलासन, वीरभद्रासन, तो ऐसे हर एक आसन उसी वजह से ही हमारे नाम दिए गए हैं। मतलब कि जैसे हल एक बहुत ही मजबूत चीज़ है जो जब हल ज़मीन पे लगेगा तो फसल उगेगी, अच्छी होगी और तो ज़मीन को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हल जैसी मजबूती ये हलासन हमें देगा। जी ये है। तो अगला आसन हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, अगला आसन जो मजबूती ही प्रदान करता है तो वो है चक्रासन, जो ऐसे ही पीठ के बल किया जाता है। तो उसको खड़े होकर भी करते हैं, पर पीठ के बल जो आरंभिक स्थिति में जो योगी हो वो पीठ के बल लेट के ही करें। तो पीठ के बल लेट जाएं, अपने हाथों को अपने कंधे के समानांतर रखें और स्वयं को ऊपर की ओर, पैरों को मोड़कर ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें। इस स्थिति में जानना चाहेंगे कि श्वास भरी हुई रहती है, ये श्वास बाहर की तरफ होती है? श्वास बाहर रहती है जी। तो इसमें अभी श्वास का जो क्रम है वो बाहर की ओर है और ये चक्रासन कहलाता है। तो चक्रासन की स्थिति ही ये है जी। तो एडवांस आसन है। तो ये वास्तव में वही है कि इसको जो एक स्वस्थ व्यक्ति है वही इसको कर सकता है। जी, वो तो हम देखने से ही पता लग रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को कर सकता है। तो ये धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि निरंतर जैसे हमारी दिनचर्या होती है, कोई भी आसन होती है, हम आगे की तरफ झुकते हैं, ये मतलब एक तरह से रिवर्स एक्शन है। तो इसके मुझे लगता है कि फ़ायदे भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इसके फ़ायदे जानना चाहेंगे आपसे। एक सबसे पहले तो जितने भी हमारे पीछे की ओर जाने वाले आसन होते हैं जी, तो वो जो हमारे आज के समय में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल इत्यादि जो समस्याएं हैं तो उसके लिए सबसे लाभदायक है। दूसरा, हमारी जो पीठ और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, स्नायु तंत्र होता है, उसको ये मजबूत बनाता है। और तीसरा, जो हमारी रीढ़ है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। चौथा, हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है जी। तो ये इसके जो फायदे हैं वो ये हैं। और सावधानियां इसकी यही हैं कि किसी भी यदि कोई योगी इसमें जाना चाहता है एकदम से एडवांस ना जाए जी, धीरे धीरे इस आसन की ओर जाएं जी। क्योंकि मतलब देखने से ये लग रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल एक आसन है जी। इसमें जो है जो हमारे कंधे या स्कंध जो हमारे होते हैं उस पर ही पूरा जोर पड़ जाता है जी। तो इसमें सावधानी एक और भी है कि एकदम से यदि आप करेंगे, एक झटके के साथ आप किसी भी आसन को करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपके जो मसल्स हैं उनके पुल होने की संभावनाएं रहती है जी। इवन कि ये भी हो जाता है कई बार कि यदि आप जोर से करेंगे तो आपका कंधा डिसलोकेट हो जाता है यदि आप एकदम से फोर्स के साथ करते हैं और आपने पहले कभी ना किया हो। तो जब भी हम किसी भी आसन को करें तो उसमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि हम उस आसन में एकदम से ना जाएं, निरंतर और थोड़ा थोड़ा प्रयास करते करते, थोड़ा अभ्यास करते करते उस आसन की स्थिति तक पहुंचे। तो आपका क्या मानना है कि जब भी हम योग शुरू करें तो क्या ये ज़रूरी है कि किसी प्रशिक्षक की मौजूदगी में ही करें या फिर वैसे ही कहीं से पढ़ के, या जैसे हम देखते हैं कि YouTube में काफ़ी सारे आसन आते हैं तो उसको देख के हम लोग कर सकते हैं कि एक प्रशिक्षक का मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है? जी, यदि तो हमें केवल अपना जो दिनचर्या है उसको स्वस्थ रखने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करने हो जी, या जो एक छोटा आसन होता है उसी को करना हो तो उसके लिए तो योग प्रशिक्षक की आवश्यकता नहीं होती जी। वो आप पढ़ के और देख के भी कर सकते हैं जी। पर यदि हमने किसी भी आसन में एडवांस स्थिति में जाना हो जी तो उसके लिए आपको योग प्रशिक्षक की आवश्यकता रहेगी क्योंकि योग प्रशिक्षक आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानियां हैं। तो यदि आपके पास एक प्रशिक्षक नहीं होगा
तो मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि एडवांस स्थिति में जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो कई समय हमें अत्यधिक नुकसान पहुँचा सकता है। जी, और ये भी मान के चल सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा जो एडवांस आसन आप बता रहे हैं कि उसको करते समय कुछ योगी को हो जाए तो प्रशिक्षक उसको उसी समय कोई ना कोई फर्स्ट एड दे सकता है। फर्स्ट एड दे सकता है, पर जो प्रशिक्षक होगा उसके पास उसको करने का प्रॉपर एक तरीका होता है जी, कि हमें किस तरह से करना है। तो यदि वो तरीका ना हो तो नहीं हो सकता जी। तो उदाहरण के लिए शीर्षासन की ही बात करते हैं जी। तो हमारे जो योग प्रशिक्षक हैं, पहले हम क्या करते हैं कि एकदम से हम सिर झुकाते हैं और एकदम से उसको करने का प्रयास करते हैं। जी, बिल्कुल। पर हमें तरीका वास्तव में पता नहीं होता कि वहाँ पे कैसे जाया जाता है। उसमें सबसे पहले अपने बाजुओं को मजबूत किया जाता है। यदि हमारे जो आर्म्स हैं स्ट्रॉन्ग हैं, तभी हम ऊपर को अपने पूरे शरीर का भार हाथ और सिर पर उठा सकते हैं। जी। तो इन्हीं चीज़ों के लिए जो एक योग प्रशिक्षक है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है यदि हमें कोई एडवांस आसन की ओर जाना हो। जी, क्योंकि देखिए जैसे आप शीर्षासन की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर मतलब हम देखें तो सिर के बल हम लोग खड़े हो जाते हैं तो पूरा का पूरा जो शरीर का भार होता है वो एक तरह से सिर पे आ जाता है, हमारी गर्दन पे आ जाता है, बाजुओं पे, कंधों पे आ जाता है। तो इसके लिए जो सावधानियां हैं वो सबसे पहले मुझे लगता है कि जाननी ज़रूरी है करने से पहले। तो अभी जो हमारे प्रदर्शक हैं उनसे भी चाहेंगे कि वो शीर्षासन की स्थिति में आ जाएं। सबसे पहले झुक जाएं, वज्रासन में बैठ के अपने हाथों को अपने सामने रखें, सिर के सामने रखें और फिर धीरे धीरे स्वयं को बाजू पर जोर डालते हुए, सिर पर जोर डालते हुए ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें। बिल्कुल धीरे धीरे। धीरे धीरे अब वापस चले जाएं, जैसे आए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस चले जाएं, पैरों को मोड़ते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली। तो ये एकदम से ना उठें। हाँ, तो ये मतलब कि सावधानियाँ भी बरतनी बहुत ज़रूरी हैं इन आसनों में। तो विकास शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही आरव प्रेमता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।